नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल VCS बेसिक फिजिक्स में। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 12 जो NCERT की पाठ्य पुस्तक है उसके 9वें चैप्टर किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिकी यंत्र का एक टॉपिक लेकर चल रहे हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सरल सूक्ष्मदर्शी सिंपल माइक्रोस्कोप। देखिए, इस वीडियो में हम देखेंगे कि सरल सूक्ष्मदर्शी होती क्या है, इसका यूज क्या होता है, इसके लिए आवर्धन क्षमता का भी हम फॉर्मूला देखने वाले हैं। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पूर्व मैं कुछ महत्वपूर्ण छोटे छोटे पद आप लोगों के सामने रख देता हूं। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं प्रकाशिक उपकरण। देखिए, हमारा जो 9वां चैप्टर है इसका नाम है किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिक यंत्र। तो किरण प्रकाशिकी के बारे में हमने बहुत अध्ययन कर लिया। अब हम अध्ययन कर रहे हैं प्रकाशिक उपकरणों का। प्रकाशिक उपकरणों में हमने एक प्राकृतिक प्रकाशिक उपकरण पढ़ लिया है, मानव नेत्र, जो कि प्रकृति की देन है, जिसकी सहायता से पास की तथा दूर की वस्तुएं हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। अब हम दूसरा उपकरण यहां से आज की इस वीडियो में देखेंगे, सरल सूक्ष्मदर्शी। देखिए, सरल सूक्ष्मदर्शी को स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ पद जैसे प्रकाशिक उपकरण क्या होता है। तो प्रकाशिक उपकरण वो उपकरण होंगे जो बहुत छोटी वस्तुएं, अति सूक्ष्म वस्तुएं या बहुत दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखने के लिए यूज में लेते हैं, प्रकाशिक उपकरण कहलाते हैं। तो सबसे पहले हम किसी को परिभाषित कर रहे हैं, प्रकाशिक उपकरण को। तो देखिए, प्रकाशिक उपकरण को एक बार समझ लीजिए। प्रकाशिक उपकरण, तो प्रकाशिक उपकरण ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का मतलब है कि बहुत छोटी वस्तुएं हैं तो उनको बड़ा करके दिखाने का काम करते हैं, या बहुत दूर स्थित वस्तुएं हैं उनको नजदीक ले आएंगे ताकि उनका स्पष्ट प्रतिबिंब बन सके। उनका प्रतिबिंब नजदीक बना देते हैं ताकि वो स्पष्ट रूप से दिख पाए। क्लियर? तो प्रकाशिक उपकरण अति सूक्ष्म वस्तुएं या दूर स्थित वस्तुएं हैं उनका बड़ा प्रतिबिंब बनाने का काम करते हैं, स्पष्ट रूप से दिखाने का काम करते हैं, प्रकाशिक उपकरण कहलाते हैं। जैसे मैं बात करूं कुछ प्रकाशिक उपकरणों की, तो हमारा जो नेत्र है, मानव नेत्र, ये एक प्रकृति की देन है, एक प्रकाशिक उपकरण ही है। क्लियर? इसके पश्चात हम बात करें जैसे सूक्ष्मदर्शी। सूक्ष्म वस्तुओं को देखने वाला एक प्रकाशिक उपकरण होता है। दूरदर्शी, दूर की वस्तुओं को देखने वाला एक प्रकाशिक उपकरण होता है। इसी प्रकार से द्विनेत्री है, परिदर्शी होते हैं। तो बहुत सारे प्रकाशिक उपकरण होते हैं जिनकी सहायता से छोटी वस्तुओं को या तो बड़ा करके दिखाया जाता है या दूर स्थित वस्तुओं को बड़ा करके। हालांकि वो बड़ी वस्तुएं हैं बट दूर होने की वजह से वो छोटी दिखाई पड़ती है, तो उनको भी बड़ा करके दिखा देते हैं। तो उन उपकरणों को हम क्या कहेंगे? प्रकाशिक उपकरण कहेंगे। प्रकाशिक उपकरणों के कुछ एग्जाम्पल्स में देखिए, परिदर्शी है, द्विनेत्री। देखिए, द्विनेत्री जैसे क्रिकेट के मैच में आपने देखा होगा, द्विनेत्री से मैच देखते समय दर्शकों को द्विनेत्री। दूरदर्शी, दूर की वस्तुओं को देखने वाला उपकरण। सूक्ष्मदर्शी, सूक्ष्म वस्तुओं को बड़ा करके दिखाने वाला उपकरण सूक्ष्मदर्शी। तो ये हमारे पास में कुछ प्रकाशिक उपकरण, और इनके यूज हम मानव नेत्र पढ़ लिया है। सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी यहाँ पर हमारे सिलेबस में है, इनको हम पढ़ने वाले हैं, अध्ययन करने वाले हैं। अब देखिए, हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं यहाँ पर कि जो सूक्ष्मदर्शी है, दूरदर्शी है, या जो कोई भी प्रकाशिक उपकरण है वो किस तरीके से वस्तुओं को बड़ा करके दिखाने का काम करता है। तो उसके पीछे हमारी जो आंख है, पहले मैं आंख की बात करता हूं। हमारी जो आंख है वो भी एक प्रकाशिक उपकरण है। उसकी सहायता से भी हम पास की वस्तुएं देख सकते हैं, इसकी सहायता से हम दूर की वस्तुएं भी देख सकते हैं। बट एक स्थिति ऐसी आती कि उससे यदि, जैसे मान लीजिए बहुत छोटी वस्तु है और जैसे जैसे आप उस आंख को पास में लाएंगे वो थोड़ी बड़ी दिखने लग जाएगी, बट एक सीमा से यदि नजदीक लाएंगे तो हमारी आंख उसे स्पष्ट रूप से नहीं देख पाएगी।
एक सीमा होती है। तो उस न्यूनतम जो दूरी होती है उसको हम कहते हैं न्यूनतम स्पष्ट दूरी। तो चलिए मैं इसको भी आप लोगों को स्पष्ट कर देता हूं कि हमारी जो आंख है, मानव जो नेत्र है, वो एक निश्चित दूरी से स्पष्ट रूप से प्रतिबिंब बनाना प्रारंभ करती है। उसे हम न्यूनतम स्पष्ट दूरी कहते हैं। उसे क्या कहा जाता है? न्यूनतम स्पष्ट दूरी। और स्वस्थ नेत्र के लिए न्यूनतम स्पष्ट दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। न्यूनतम स्पष्ट दूरी कितनी होती है? इसे हम डी से प्रदर्शित करते हैं और इसका मान 25 सेंटीमीटर होता है। कितना होगा? 25 सेंटीमीटर। देखो कि जैसे ये वस्तु है और इस वस्तु को हम अच्छे से देख पा रहे हैं। जैसे जैसे नजदीक लाएंगे एक स्थिति ऐसी आएगी कि उसके पश्चात ये जो वस्तु है उतनी स्पष्ट नहीं दिख पाएगी। तो न्यूनतम कितनी दूरी हो कि वहां से वस्तु स्पष्ट दिखना प्रारंभ हो जाए, उसको हम कहते हैं न्यूनतम स्पष्ट दूरी। और स्वस्थ नेत्र के लिए ये 25 सेंटीमीटर होती है। स्वस्थ नेत्र के लिए इसका मान कितना होता है? 25 सेंटीमीटर होता है। क्लियर? तो हमारी नेत्र 25 सेंटीमीटर से कम डिस्टेंस पर रखी वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाएगी। आ गई बात समझ में? फिर हम बात करते हैं मानव नेत्र का दूर बिंदु, कि हमारी जो नेत्र है वो अधिकतम कितनी दूरी तक देख सकती है, उसको हम कहते हैं दूर बिंदु। क्या कहा जाता है? दूर बिंदु। तो देखिए हम चांद तारों को हम आसानी से देख लेते हैं, सूर्य को देख लेते हैं, जो कि करोड़ों किलोमीटर है, अरबों किलोमीटर की डिस्टेंस पर है। हालांकि उनका आकार बहुत बड़ा है, फिर भी वो हमें छोटे छोटे दिखाई पड़ते हैं क्योंकि उनकी डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। आँख पर अंतरित जो कोण होता है वो बहुत कम होता है, इस वजह से वो छोटे दिखाई पड़ते हैं। क्लियर? तो अधिकतम कितनी दूरी तक हमारी आंख देख सकती है उसको हम कहते हैं दूर बिंदु। और वो हम अनंत मान सकते हैं। कितना मान सकते हैं? कि अनंत दूरी तक वो देख सकती है। क्लियर? ये आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए। अब देखिए कि कोई भी वस्तु हमें स्पष्ट कब दिखाई पड़ेगी। जैसे चांद बहुत बड़ा है, सूर्य का आकार बहुत बड़ा है, बट फिर भी वो छोटे दिखाई पड़ते हैं। या कई तारे सूर्य से भी कई गुना बड़े होते हैं, फिर भी वो छोटे छोटे दिखाई पड़ते हैं। उसके पीछे रीजन है कि वो बहुत अधिक दूरी पर है और उनके द्वारा आंख पर बना जो कोण होता है वो बहुत छोटा होता है। और आंख पर बना कोण यदि बहुत छोटा होगा तो वो हमें स्पष्ट नहीं दिख पाएगा। आंख पर बना कोण जितना बड़ा होता है वस्तु उतनी ही स्पष्ट दिख पाएगी। तो देखिए उस कोण को हम कहते हैं दर्शन कोण। उस कोण को क्या कहा जाता है? दर्शन कोण कहा जाता है। दर्शन कोण का मतलब है कि वस्तु द्वारा आंख पर बना कोण, वस्तु द्वारा आंख पर बना कोण, आंख पर बना कोण दर्शन कोण कहलाता है। ठीक है? और दर्शन कोण जितना बड़ा होगा प्रतिबिंब उतना ही अच्छा होगा, प्रतिबिंब उतना ही स्पष्ट बनेगा, हमारी आंख उसे बेटर तरीके से देख पाएगी। अब देखो मैं एक एग्जाम्पल के जरिए समझाता हूं आप लोगों को। जैसे हमारे पास में ये कोई वस्तु है, ये वस्तु हमने ले ली ए बी, और इस वस्तु से कुछ दूरी पर ये जैसे हमारी आंख यहाँ पर है, तो आंख यहाँ पर है। इस वस्तु को जब ये देखेगी तो देखिए आंख पर बना जो कोण है वो क्या होगा? ये वाला एंगल है, ये आंख पर बना कोण है, इसे ही हम कहते हैं दर्शन कोण। इसे ही क्या कहा जाएगा? तो जो वस्तु है उसके द्वारा आंख पर बना कोण क्या कहलाता है? दर्शन कोण कहलाता है। तो देखो ये वस्तु, ये आंख, तो इस वस्तु के द्वारा आंख पर बना जो कोण होता है उसको हम क्या कहते हैं? दर्शन कोण। अब देखो जब वस्तु नजदीक आएगी तो हमें ज्यादा बेटर तरीके से दिख पाएगी, स्पष्ट दिख पाएगी, क्योंकि नजदीक आने पर दर्शन कोण बढ़ जाता है। दर्शन कोण का मान क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। तो देखिए मान लेते हैं कि जब यहां पर थी तब दर्शन कोण है अल्फा, और यहां से जब इस वस्तु को हम ले आए यहां पर ले आए, देखो वस्तु तो वही है, वस्तु वही है, ए बी ही वस्तु है, बट अब की बार ये आंख की क्या आ गई है? नजदीक आ गई है। नजदीक आ गई है तो देखो अब की बार ये जो कोण है इसको मैं कह देता हूं अल्फा डैश। तो अल्फा डैश अल्फा से बड़ा है
तत्पश्चात अर्थात जो आंख पर बना दर्शन कोण है वो ज्यादा है, तो ज्यादा है तो ये ज्यादा बेटर तरीके से हम देख पाएंगे। ये दूर है, कम स्पष्ट दिखाई पड़ेगी, ये नजदीक है, ज्यादा स्पष्ट दिखाई पड़ेगी, क्योंकि पास वाली वस्तु का दर्शन कोण अधिक होता है, दूर वाली वस्तु का दर्शन कोण कम होता है, तो वो थोड़ी धुंधली या अस्पष्ट दिखाई पड़ती है। तो ये क्लियर हो जाना चाहिए, दर्शन कोण जितना अच्छा होगा प्रतिबिंब उतना ही बड़ा और स्पष्ट बनेगा। प्रतिबिंब जितना बड़ा बनेगा दर्शन कोण भी उतना ही ज्यादा होगा, हमें ज्यादा बेटर तरीके से वस्तु दिखाई पड़ेगी। क्लियर? दर्शन कोण समझ में आ गया, तो उसके पश्चात हम बात करते हैं किसी भी प्रकाशिक उपकरण की आवर्धन क्षमता की। कोई भी प्रकाशिक उपकरण है उसकी आवर्धन क्षमता की। देखिए एक्चुअल में जो प्रकाशिक उपकरण करते क्या हैं, जो वस्तु होती है या तो दूर स्थित होती है या सूक्ष्म होती है, तो उस वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो आंख के नजदीक बना देते हैं। जैसे ये तो वास्तविक है, ये तो बिंब है, और प्रकाशिक उपकरण है किसी तरीके से जो वस्तु है उसका प्रतिबिंब आंख के नजदीक बना दें, आंख के नजदीक बना दें, तो जो दर्शन कोण है वो बढ़ जाता है। तो प्रकाशिक उपकरण क्या करता है, जो वस्तु है उसका दर्शन कोण बढ़ाने का काम करता है, और जब दर्शन कोण बढ़ जाता है तो वस्तु हमें स्पष्ट दिखाई पड़ेगी, बड़ी दिखाई पड़ेगी, और बड़ी यदि दिख रही है तो हम उसको ज्यादा बेटर तरीके से समझ पाएंगे, ज्यादा बेटर तरीके से देख पाएंगे। तो देखो हमने बेसिक बातों यहां पर आप लोगों को बता दी। तो कोई भी जो प्रकाशिक उपकरण है, और प्रकाशिक उपकरणों में होते क्या है एक्चुअल में, लेंस होते हैं, दर्पण होते हैं, प्रिज्म भी हो सकते हैं। तो प्रिज्म, लेंस, दर्पण, इन सब को मिलाकर कोई प्रकाशिक उपकरण बनाया जाता है, इनसे निर्मित हम प्रकाशिक उपकरण करते हैं। क्लियर? तो इन सब की सहायता से क्या करते हैं, एक्चुअल में जो वस्तु है उसका बड़ा प्रतिबिंब बनाने का काम होता है। अर्थात वस्तु है उसका प्रतिबिंब इस तरीके से बनना चाहिए कि उसका आंख पर बना जो दर्शन कोण है वो बड़ा हो, दर्शन कोण क्या हो, बड़ा हो। क्लियर? तो यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा, यह है दर्शन कोण। दर्शन कोण। क्लियर? अब हम बात करते हैं किसी प्रकाशिक उपकरण की आवर्धन क्षमता की। किसी प्रकाशिक उपकरण की आवर्धन क्षमता। प्रकाशिक उपकरण की आवर्धन क्षमता। आवर्धन क्षमता। देखिए आवर्धन क्षमता, आवर्धन क्षमता का मतलब है प्रतिबिंब की ऊंचाई बट्टे में बिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई बट्टे में बिंब की ऊंचाई। क्लियर? यहां पर जो प्रकाशिक उपकरण है उनकी आवर्धन क्षमता कोणीय आवर्धन क्षमता होती है। कोणीय आवर्धन क्षमता, इसको हम देखिए किस तरीके से परिभाषित कर सकते हैं कि प्रतिबिंब के द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण, तो प्रतिबिंब का आंख पर बना कोण बट्टे में बिंब द्वारा आंख पर बने कोण का अनुपात, तो उसको हम कोणीय आवर्धन क्षमता या प्रकाशिक उपकरणों की आवर्धन क्षमता कह सकते हैं। तो प्रतिबिंब द्वारा, किसके द्वारा, प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण, आंख पर बना दर्शन कोण, आंख पर बना दर्शन कोण बट्टा बिंब द्वारा, बिंब द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण, आंख पर बना दर्शन कोण। ठीक है? तो प्रतिबिंब आंख पर जितना दर्शन कोण बनाती है अपॉन बिंब मतलब वस्तु आंख पर जितना दर्शन कोण बनाता है, उन दोनों का अनुपात ही क्या कहलाता है, आवर्धन क्षमता, कोणीय आवर्धन क्षमता। इस दर्शन कोण को हम बीटा से पुट करेंगे, इस दर्शन कोण को हम अल्फा से पुट करेंगे। तो हमारे पास में जो किसी भी प्रकाशिक उपकरण की जो आवर्धन क्षमता है वो बीटा अपॉन अल्फा के बराबर होगी। ये बीटा क्या है, प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण, और अल्फा क्या है, बिंब द्वारा
आंख पर बना दर्शन कोण। क्लियर, यहां तक समझ में आ जाना चाहिए। ये सूत्र यदि समझ में आ गया तो हम किसी प्रकाशिक उपकरण की आवर्धन क्षमता आराम से आसानी से निकाल सकते हैं। अब मैं इस वीडियो को स्टार्ट यहां पर कर रहा हूं। सरल सूक्ष्मदर्शी की हम यहां पर बात करेंगे। उसकी आवर्धन क्षमता इसी सूत्र की सहायता से हम ज्ञात करने वाले हैं। तो अब मैं एक बार यहां से इन सब को मिटा देता हूं, फिर हम बात करेंगे सरल सूक्ष्मदर्शी की। अब हम बात करेंगे सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता के बारे में। देखिए, सबसे पहले सरल सूक्ष्मदर्शी होता क्या है। देखिए, एक कम फोकस दूरी वाला उत्तल लेंस होता है और उससे जो प्रकाशीय केंद्र है, उसके प्रकाशीय केंद्र तथा फोकस बिंदु के मध्य वस्तु रखी जाती है। तो उस वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो सीधा बड़ा बनता है। तो जो सरल सूक्ष्मदर्शी है वो अति सूक्ष्म वस्तुओं को बड़ा करके दिखाता है। देखो, नाम से ही स्पष्ट है, सूक्ष्मदर्शी एक ऐसा प्रकाशिक उपकरण होता है जो सूक्ष्म वस्तुओं को बड़ा करके दिखाने का काम करता है। और सूक्ष्मदर्शी दो प्रकार के होते हैं, सरल सूक्ष्मदर्शी और संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। सरल सूक्ष्मदर्शी इस वीडियो में आप देख रहे हैं और संयुक्त सूक्ष्मदर्शी अगले वीडियो में आप देखने वाले हैं। तो देखो, सरल सूक्ष्मदर्शी, सरल सूक्ष्मदर्शी के अंदर एक कम फोकस दूरी वाला उत्तल लेंस होता है। देखो, मैं यहां पर बना देता हूं। ये हमारे पास में है एक सरल सूक्ष्मदर्शी का डायग्राम। इसमें हमने रखा है ये एक कम फोकस दूरी वाला उत्तल लेंस। क्लियर, ये क्या है? एक उत्तल लेंस है। उत्तल लेंस है जिसकी फोकस दूरी कम है। ये इसका है प्रकाशीय केंद्र। यही है सरल सूक्ष्मदर्शी। ये लेंस है, यही क्या है? सरल सूक्ष्मदर्शी। इसको हम आवर्धक लेंस भी कह सकते हैं, मैग्नीफाइंग लेंस भी इसको बोल सकते हैं, सिंपल माइक्रोस्कोप इसको कहा जाता है। अब हम क्या करेंगे, इससे कुछ दूरी पर, जैसे इस बिंदु O से यहां पर ये हमने रख दी एक वस्तु AB। हम वस्तु को नाम दे देते हैं AB, ये हमने नाम दे दिया, जो कि इसका फोकस बिंदु इधर होता है। इसका फोकस बिंदु इस तरफ होगा। फोकस बिंदु और प्रकाशीय केंद्र के मध्य हमें वस्तु रखनी है। तो यहां से बिंदु A से हम एक प्रकाश की किरण इसकी मुख्य अक्ष के समांतर आपतित करवा देंगे। दूसरी वाली जो प्रकाश की किरण है वो ऑप्टिकल सेंटर से होकर आपतित करवा देंगे। तो देखिए, ऑप्टिकल सेंटर से होकर आपतित होने वाली जो प्रकाश की किरण है वो बिना विचलित हुए सीधे ही निकल जाती है। बिना विचलित हुए सीधे ही निकल जाती है। दूसरी जो प्रकाश की किरण होती है वो इस तरीके से जाएगी। इसका फोकस बिंदु काफी दूर है तो ये इस तरीके से जाएगी। क्लियर, देखो यहां पर मतलब ये है तो कम फोकस दूरी का ही, बट ये जो वस्तु है इसके दोनों के बीच में रखी जानी चाहिए। तो ये यहां से जा रही है। क्लियर, अब देखो, ये दोनों जो प्रकाश की किरणें हैं वो आगे जाकर किसी भी कंडीशन में मिलने वाली स्थिति में नहीं होती। तो आगे जाकर कहीं पर नहीं मिलती तो इनको हम क्या करेंगे, पीछे बढ़ा देंगे। तो पीछे ये जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है वहीं पर हमें इस वस्तु AB का प्रतिबिंब प्राप्त हो जाता है। तो ये हमने कंसीडर कर लिया कि इस बिंदु पर ये मिलती हुई प्रतीत हो रही है। तो यहां पर ये हो गया A', यहां पर ये हो गया B'। क्लियर, यहां तक समझ में आ जाना चाहिए कि दो प्रकाश किरणें हमने इस लेंस पर आपतित करवाई है जो कि वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बना रही है। वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बना रही तो हम इसको क्या कर देंगे, पीछे बढ़ाएंगे। जब पीछे बढ़ेगी तो ये जहां कहीं पर भी मिलती हुई प्रतीत होती है वहीं पर इसका आभासी प्रतिबिंब बन जाएगा। देखो, ये प्रतिबिंब सीधा बन रहा है, आभासी बन रहा है, वस्तु की ओर ही बन रहा है, बड़ा बन रहा है। तो देखो, यहां पर सरल सूक्ष्मदर्शी से जो प्रतिबिंब बन रहा है उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी मैं यहां पर पुट कर देता हूं। प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, वस्तु की ओर ही बनता है, वस्तु की ओर ही बनेगा, वस्तु के पीछे बनेगा। क्लियर, फिर देखो बड़ा बनेगा, बड़ा,
और अंत में मैं बात करता हूं इसकी प्रकृति की, तो ये सीधा बन रहा है, आभासी बन रहा है। सीधे प्रतिबिंब कैसे होते हैं? आभासी होते हैं। तो सीधा बन रहा है और आभासी बन रहा है। क्लियर? अब देखो, इस वस्तु को देखने के लिए हम अपने मानव नेत्र का प्रयोग करते हैं। हमारी जो आंख है वो यहीं पर मौजूद है, लेंस के नजदीक ही हम अपने नेत्र को रखते हैं। क्लियर? तो यहां से हम इस वस्तु को देख रहे हैं। यहां तक आपको स्पष्ट हो जाना चाहिए। तो किसी सरल सूक्ष्मदर्शी की जो बनावट है वो इस प्रकार से होती है, वस्तु इस तरीके से होगी AB, प्रतिबिंब उसकी उसी तरफ बड़ा, आभासी, सीधा बनता है। क्लियर? अब हम बात करते हैं सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता, कोणीय आवर्धन क्षमता की। तो सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता, देखिए आवर्धन क्षमता को हम स्मॉल m से पुट करेंगे और आवर्धन क्षमता अभी मैंने आप लोगों को बता दी है, बीटा अपॉन अल्फा के बराबर होगी। किसके तुल्य होगी? बीटा अपॉन अल्फा के बराबर होगी। बीटा होता है प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बना कोण। तो देखो ये प्रतिबिंब है और आंख पर, यहां पर आंख पर बना जो कोण है वो लगभग ये हम मान लें कि यहीं पर मौजूद है। तो ये वाला जो एंगल होगा वो आंख पर बना कोण हो जाएगा। तो ये जो एंगल बीटा है वो इस प्रतिबिंब A' B' के द्वारा आंख पर बना कोण होता है। क्लियर? बीटा समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं अल्फा की। तो अल्फा क्या होता है? ये हमारे पास में है एक्चुअल में वस्तु AB और यहां से न्यूनतम स्पष्ट दूरी कैपिटल D दूरी के ऊपर हमारी आंख मौजूद मान सकते। भाई इससे कम दूरी तो हम कर नहीं सकते, न्यूनतम स्पष्ट दूरी से कम दूरी कर नहीं सकते कि भाई किसी वस्तु को हमारे को बड़ा करके देखना है, सूक्ष्म वस्तु को बड़ा करके देखना है, तो हम क्या करते हैं? उस वस्तु को नजदीक लाते हैं। नजदीक लाएंगे तो कहां तक नजदीक ले आएंगे? न्यूनतम स्पष्ट दूरी तक ले आएंगे। न्यूनतम स्पष्ट दूरी से कम दूरी आप नहीं रख सकते, तो हमने इस वस्तु को न्यूनतम स्पष्ट दूरी पर रख दिया और उसके द्वारा आंख पर बना जो कोण है वो है अल्फा। आंख पर बना वो कोण कितना है? अल्फा है। मैंने यहां पर बीटा और अल्फा दिखा दिया है। अब यहां पर इन बीटा और अल्फा की वैल्यू में पुट करूंगा। देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे? त्रिकोणमितीय फलन का प्रयोग करेंगे। यदि बीटा बहुत छोटा है, बीटा क्या है? बहुत छोटा, तो हम बीटा को लगभग tan बीटा के इक्वल पुट कर सकते हैं। बीटा को क्या लिख सकते हैं? देखो थीटा जब बहुत छोटा होता है तो tan थीटा थीटा लिखा जा सकता है। इसी प्रकार से जब बीटा बहुत छोटा है तो इसको हम नियरली इक्वल टू क्या कर देंगे? tan बीटा पुट कर देंगे। अल्फा बहुत छोटा होता है तो अल्फा को नियरली इक्वल टू किसके पुट कर देंगे? tan अल्फा। जब अल्फा या बीटा बहुत छोटे होंगे तो इनको हम tan बीटा tan अल्फा पुट कर देंगे। बताओ ये समझ में आ गया? देखो tan 0 का मान होता है 0 और जब कोण का मान थोड़ा सा बड़ा होगा तो उसकी वैल्यू भी थोड़ी सी बड़ी आएगी। तो tan अल्फा अल्फा के बराबर है, tan बीटा बीटा के बराबर है। अब चित्र से ही देखकर हम किन की वैल्यू पुट करेंगे? यहां पर tan बीटा और tan अल्फा की वैल्यू पुट करेंगे। तो इस डायग्राम से तो हम देख लेते हैं tan बीटा, tan बीटा। तो देखो tan बीटा बराबर होता है लंब बट्टे में आधार। tan थीटा बराबर क्या होता है? लंब बट्टा आधार। तो यहां पर देखो लंब बट्टे में आधार, तो यहां से लंब तो हो गया A' B' और आधार हो गया ये। अब देखो ये जो एंगल बीटा है वो इसके द्वारा यहां पर बना कोण है, उतना ही कोण इस पर बनता है AB के द्वारा भी। तो यहां पर यदि मैं इसकी बजाय ये वाला ट्राइंगल ले लूं जिसमें हमें BO पता है जो कि U है, BO कितना है? U। तो देखो इसमें हम लंब तो हो गया AB, आधार हो गया OB और इसे हम AB अपॉन में UB पुट कर सकते हैं। OB अपॉन में क्या पुट कर देंगे? U पुट कर देंगे। इसी प्रकार से इस डायग्राम के लिए आप देखेंगे tan अल्फा जो कि लंब बट्टे में आधार होता है, यहां पर लंब हो गया AB, आधार हो गया D। AB बट्टे में D हमारे पास में आ चुका है। AB क्या है? वस्तु की ऊंचाई, और इधर भी AB वस्तु की ऊंचाई ही है। देखो एक बार क्या आप लोगों को ये tan बीटा वाला समझ में आया? मेरी बात को सुनना कि ये जो बीटा है
वो ए डेस बी डेस के द्वारा यहां पर अंतरित कोण कह दीजिए, आंख पर अंतरित कोण कह दीजिए, दर्शन कोण होता है। क्लियर? तो ये जितना कोण यहां पर बनाएगा उतना ही, क्योंकि ये वाली जो रेखा है वो तो ए से भी गुजर रही है, ए डेस वाली जो रेखा है ए से गुजर रही है, तो इस पर बना कोण उस पर बना कोण सेम ही है। क्लियर? तो यदि ये दूरी यहां पर u होती है तब इस AB के द्वारा यहां पर बीटा कोण बनता है, और AB के द्वारा ये दूरी d होती है तब कितना कोण बनता है? अल्फा बनता है। ये समझ लेना आप लोग। तो मैंने यहां पर tan बीटा की वैल्यू AB अपॉन में u और tan अल्फा की वैल्यू AB अपॉन में d फाइंड आउट कर ली है। इसको हम यहां पर पुट कर देते हैं। tan बीटा ये रहा, tan बीटा कितना है? AB अपॉन में u बिंब दूरी, और ये कितना है? AB अपॉन में d। तो AB से AB कैंसिल हो गया, हमारे पास में m बराबर क्या आ चुका है? d अपॉन में u, d अपॉन में u आ चुका है। क्लियर? तो ये किसी सरल सूक्ष्मदर्शी के लिए आवर्धन क्षमता का सूत्र है, फॉर्मूला है m बराबर d बट्टा u। क्लियर? समझ में आ जाना चाहिए। देखिए विद्यार्थियों, यहां पर आप लोग एक बार स्पष्ट कर लीजिए, u और d दोनों ऋणात्मक, यहां पर u भी इधर है, d भी इधर है, दोनों नेगेटिव होंगे, तो ये नेगेटिव, तो m सदैव कैसा रहेगा? धनात्मक। और m का मान जब धनात्मक होता है तो वो हमें बताता है कि जो प्रतिबिंब है वो काल्पनिक बनेगा, आभासी प्रतिबिंब बनेगा। प्रतिबिंब कैसा बनेगा? आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब यहां पर बनता है। तो d व u ऋणात्मक, दोनों ही कैसे हैं? ऋणात्मक। अतः m धनात्मक होगा। m कैसा होगा? धनात्मक। और m धनात्मक है, इसका मतलब कैसा प्रतिबिंब बनेगा? आभासी बनेगा। और आभासी प्रतिबिंब कैसे होते हैं? सीधे होते हैं। आभासी प्रतिबिंब कैसे होंगे? सीधे होंगे। क्लियर? यहां तक आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए, क्लियर हो जाना चाहिए। अब इसमें हम दो कंडीशन रखेंगे, बस अब थोड़ा सा वीडियो और बचा है, आप धैर्य के साथ में अंत तक देखते रहिए। देखिए, पहली जो कंडीशन है वो हमारे पास में है कि जो अंतिम प्रतिबिंब यहां पर बनता है वो न्यूनतम स्पष्ट दूरी पर बने, कि मतलब जो प्रतिबिंब दूरी है वो कैपिटल D के बराबर है, तब क्या होगा? तो देखो मैं यहां पर पहली कंडीशन पुट कर देता हूं, अंतिम प्रतिबिंब कहां बनना चाहिए? अंतिम प्रतिबिंब न्यूनतम स्पष्ट दूरी पर बने, न्यूनतम स्पष्ट दूरी पर बने, न्यूनतम स्पष्ट दूरी पर बने। यदि हमारे पास में जो अंतिम प्रतिबिंब ये ए डेस बी डेस है वो न्यूनतम स्पष्ट दूरी पर बन रहा है, तो देखिए यहां पर हम बिंब दूरी लेंगे माइनस में और प्रतिबिंब दूरी लेंगे न्यूनतम स्पष्ट दूरी d के बराबर। ये जो d है वो है न्यूनतम स्पष्ट दूरी। हम वस्तु को भी दर्पण के लेंस के उस तरफ रख रहे हैं, इसलिए इसको माइनस में। प्रतिबिंब दूरी है वो न्यूनतम स्पष्ट दूरी के, प्रतिबिंब भी उधर ही बन रहा है, तत्पश्चात इसको भी माइनस में, ये दोनों चीजें माइनस में। अब हम लगा देंगे इसके अंदर, अब हम यहां पर अप्लाई कर देंगे। देखिए यहां पर अब हमें लेंस फॉर्मूले का प्रयोग करते हैं। लेंस सूत्र बोलिए। लेंस सूत्र क्या होता है? 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, दोनों वैल्यू पुट कर दीजिए। 1/f बराबर 1/v, 1/v का मान कितना है? -d, माइनस का साइन ये पड़ा है, u का मान है माइनस में u, तो माइनस माइनस ये तो क्या हो गया? प्लस हो गया। मुझे वैल्यू चाहिए u की, तो इसको मैं बराबर के उस तरफ ले जाता हूं, तो 1/u बराबर हमारे पास में आ गया 1/f प्लस 1/d। देखो मुझे आवर्धन क्षमता m का मान ज्ञात करना है, तो d/u चाहिए, या इस u का मान उधर रख दो, एक ही बात है। इसको मैं d से गुणा कर देता हूं, d से गुणा कर देंगे तो d/u बराबर d/f प्लस में क्या आ गया? d/d, और d/u क्या होता है? m। d/m उधर देखो उस बॉक्स में से, d/m है, d/u होता है m, d/d होता है 1, d/f होता है d/f ही। तो जब न्यूनतम
स्पष्ट दूरी पर प्रतिबिंब बन रहा है तो आवर्धन क्षमता क्या हो जाएगी 1 प्लस DF। इसका मतलब है आवर्धन क्षमता 1 से ज्यादा ही होगी, 1 से अधिक ही होगी, और इससे F का मान तो छोटा ही रखा जाता है, तो और भी इसका मान M का मान बड़ा होगा। यदि आपको ये M नहीं दिख रहा तो मैं यहां पर पुट कर देता हूं, M बराबर हमारे पास में आ गया 1 प्लस D/F, 1 प्लस D/F हमारे पास में आ चुका है। अब इसमें एक कंडीशन हम और ले लेते हैं। देखिए सेकंड जो स्थिति है वो अब हम आपको बता देते हैं। अंतिम स्थिति है हमारे पास में M आवर्धन क्षमता का फॉर्मूला आ गया है D/U किसी सरल सूक्ष्मदर्शी के लिए। M बराबर क्या होता है D/U। हमने एक कंडीशन देख ली कि जब न्यूनतम स्पष्ट दूरी पर प्रतिबिंब बनता है तो M बराबर होता है 1 प्लस D/F। ये हमारे पास में दूसरा सूत्र आ गया है, सरल सूक्ष्मदर्शी के लिए ही है ये, ठीक है। फिर आगे हम बढ़ते हैं दूसरी कंडीशन कि जब अंतिम प्रतिबिंब, जब प्रतिबिंब कहां पर बने, प्रतिबिंब अनंत पर बने, प्रतिबिंब अनंत पर बने, जब प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, अनंत पर निर्मित होता है तो क्या होगा। देखो u बराबर तो माइनस u ही है और v बराबर है अनंत। v बराबर कहां बन रहा है प्रतिबिंब, तो प्रतिबिंब दूरी उसकी अनंत हो गई, प्रतिबिंब अनंत पर बन रहा है तो वही हम लेंस सूत्र का प्रयोग करेंगे। लेंस सूत्र हमें क्या कहता है, 1/F बराबर 1/V माइनस 1/U। यहां पर हम इन सब की वैल्यू पुट कर देंगे, 1/अनंत माइनस में u, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये हमारे पास में 1/अनंत हो गया 0, 1/U आ गया। अब मैं इसको d से गुणा कर दूं, किससे गुणा कर दूं, d से गुणा कर देता हूं। तो d से गुणा करेंगे तो D/U बराबर, इधर भी d से गुणा करेंगे D/F, और D/U ही क्या है, स्मॉल m। D/U ही क्या है, व्यापक सूत्र तो यही है, मेन सूत्र तो यही है। तो D/U क्या है, स्मॉल m, जो कि D/F के बराबर आ गया। तो जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता है तो उसके लिए आवर्धन क्षमता का जो फॉर्मूला है M बराबर वो हो गया है D/F। D/F हमारे पास में हो चुका है। तो ये आ गई इस कंडीशन के लिए आवर्धन क्षमता की वैल्यू, सूत्र, फॉर्मूला। तो विद्यार्थियों ये थी किसी सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता। सरल सूक्ष्मदर्शी के बारे में हमने इस वीडियो में देख लिया है। अब देखिए जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो भी सूक्ष्मदर्शी का ही होगा। सूक्ष्मदर्शी का सेकंड पार्ट, दूसरा जो प्रकार होता है वो होता संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। अगले वीडियो में हम देखेंगे संयुक्त सूक्ष्मदर्शी क्या होता है, उसकी आवर्धन क्षमता का हम एक सरल सा व्यंजक फाइंड आउट करेंगे। आप हमारे साथ में कंटिन्यू बने रहिए, और यदि आप इन टॉपिकों के हस्तलिखित नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं तो सिर्फ व्हाट्सएप करना है, कॉल किसी भी कंडीशन में नहीं करना है। ये हमारे यूट्यूब चैनल के व्हाट्सएप नंबर हैं, इन पर आप व्हाट्सएप कीजिए। हस्तलिखित नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।